प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी का मतलब है प्रकाश वह मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकाश और इसके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। फिर प्रकाशिकी के दो भाग है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। अपना जो चैप्टर नंबर 11 है वो किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स है, और चैप्टर 12 है वो वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी है। तो इन सबको जानने से पहले अपन परिभाषा लिखते हैं कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें आसपास की वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। कैसे? अपनी आंख के रेटिना को सेंसिटिव या संवेदित करके। तो ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर इसकी परिभाषा थोड़ी सी अपन 12th क्लास में, तो इसके हिसाब से अपन परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश देखिए एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। तो विद्युत चुम्बकीय जो स्पेक्ट्रम है उसका वो भाग जो हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है उसे बोलते हैं प्रकाश। तो क्या है? अब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके ऊपर भी अपन आएंगे, अभी बताता हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है। तो यहाँ लिखेंगे पहले परिभाषा कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जो हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है प्रकाश कहलाता है। तो लिखिए इस परिभाषा को भी अपन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए प्रकाश। प्रकाशिकी आपका टॉपिक है और लगा लीजिए हेडिंग प्रकाश। लिखिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, रेडिएशन है। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्रकाश। तो लिखिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जो हमें आसपास की वस्तु, जो हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है। सहायता करता है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। इसे ही प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो ये बात होगी आपकी प्रकाश की। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, वो बात सही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा थोड़ी सी स्टैंडर्ड की मानक लीजिए 12th क्लास के हिसाब से कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जो हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है प्रकाश कहलाता है। और आगे लिख लीजिए प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण। लिखिए आगे प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और इन दोनों को जो ये दोनों होते हैं एक दूसरे के लंबवत, और प्रकाश के तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ये बात हम करेंगे। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। तो ये हो गया आपकी लाइट की डेफिनेशन। अब आते हैं कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप यहाँ तक उतारिए और फिर हेडिंग डालिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। कईयों को पता होगा, नहीं पता देखिए वो क्या होता है। वैसे जो स्पेक्ट्रम अपना चैप्टर नंबर 17 में देखा है, मैं इसको आपको यहीं पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो लाइट होगी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का ही भाग है। तो आगे लिखिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। क्या लिखोगे? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। अगर आपने उतार लिया होगा उसका पॉज में उतार लीजिए, जिसको यहाँ से साफ करता हूँ। ठीक है, आगे लिखिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो लिखिए देखो अपने पास विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो देखिए ये क्या होता है स्पेक्ट्रम। तो देखो अपने पास जितनी भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण है वो तरंग दैर्ध्य और आवर्ती के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। इसके आधार पे तरंग दैर्ध्य और आवर्ती। अब आपको पता होगा आवर्ती क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, देख लीजिए। आवर्ती होती है 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, मतलब 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को बोलते हैं आवर्ती। इसका मात्रक बात 1/सेकंड पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। तो ये हो गया आवर्ती का मात्रक। फिर बात करें तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य आपने चैप्टर मतलब 11th क्लास में पढ़ा होगा, तरंग वाले चैप्टर के अंदर तरंग गति में। तो देखो ये मान लो यहाँ से अगर कोई वेव चल रही है, यहाँ से कोई तरंग चल रही है, तो इसको अपन बोलते हैं तरंग और इसको अपन बोलते हैं गर्त। तो या दो क्रमागत तरंगों के बीच की दूरी देख लीजिए, या फिर दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी देख लीजिए, इसको अपन बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य कुछ भी नहीं है, तरंग की ये लंबाई है। ठीक है, या ऐसा बोल दीजिए कि जो तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, तरंग द्वारा एक आवर्तकाल पूरा करने में चली गई दूरी, यानी यहाँ से लेके
यहाँ पे ये भी तरंग दैर्ध्य, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ऐसा कर लीजिए, दो क्रमागत तरंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी या तरंग द्वारा एक आवर्तकाल पूरा करने में चली गई दूरी, वो क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। दिखाते किससे? लैम्डा की। एक तरह से दूरी है तो मात्रा का मीटर होगा, लेकिन तरंग का जो मात्रा है अपन एंगस्ट्रॉम रहता है, और एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं, आपको याद होगा 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, फिर आज बात करते हैं आवर्ती। तो आवर्ती एक तरह से आवर्तकाल का उल्टा। आवर्तकाल क्या है? तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, या एक कंपन पूरा करने में लिया गया, यानी यहाँ से ये हो गया एक तरंग, यानी इसका एक कंपन पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यानी से कितना टाइम है उसको टी, कैपिटल टी आवर्तकाल, और आवर्तकाल का उल्टा होती है आपकी आवर्ती। ठीक है, इसका व्यस्त करो तो आवर्तकाल का समय 1 सेकंड। तो आपको समझ आया आवर्ती और तरंग दैर्ध्य, वैसे आपको ये इधर उधर पढ़ा होगा। तो जितनी भी अपने पास विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो किसके, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण वो लैम्बडा, और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती, और लैम्बडा मतलब तरंग दैर्ध्य। तो जितनी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो तरंग दैर्ध्य और आवर्ती के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। तो क्या किया अपन ने, उनको तरंग दैर्ध्य और आवर्ती के आधार पर क्लासिफाई कर दिया, उनका वर्गीकरण कर दिया, और उसी वर्गीकरण को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम का वो भाग जो में दिखाई देता है उसे बोलते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम, और जो भाग में दिखाई नहीं देता उसे बोलते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम, और जो भाग दिखाई देता है उसको अपन लाइट भी बोलते हैं, लाइट मतलब विजुअल। अब आते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ तक आपको बेसिक बात समझ आ गई। तो आगे हेडिंग डालिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो मैंने परिभाषा बोली वही अपन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणें आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के आधार पर अलग अलग होती है, तो उनका आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के आधार पर वर्गीकरण ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कैसे कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों का, विद्युत लिखिए परिभाषा साथ साथ, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का आवर्ती या तरंग दैर्ध्य, आवर्ती मतलब एफ, स्मॉल एफ, आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी यानी स्मॉल एफ, विभिन्न प्रकार की क्या लिखा? विद्युत चुंबकीय विकिरणों का आवर्ती या तरंग दैर्ध्य, आवर्ती या तरंग दैर्ध्य एक तरह से लंबाई है, वेवलेंथ दिखाते किसे हैं? लैम्डा से। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के आधार पर वर्गीकरण, आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के आधार पर वर्गीकरण को ही क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफाई अपने किया वर्गीकरण को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके दो प्रकार है, दृश्य है जो लाइट है, अदृश्य जो इन जो है दिखाई नहीं देता। तो देखिए अब यहाँ पे बना रहा हूँ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यहाँ से बना रहा हूँ, और इसको याद करने की ट्रिक भी आपको बता दूंगा अभी, याद कैसे करना। देखिए तो देखिए शुरू में जो अपनी आती है वो आती है रेडियो तरंग। कौन सी आती है? मैं यहाँ से देखो मैं लिख रहा हूँ वो आवर्ती मतलब तरंग दैर्ध्य घटते हुए क्रम में लिख रहा हूँ, तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में लिख रहा हूँ। तो देखिए पहले जो तरंग आती है वो आती है, अब आगे देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या, देखिए पहले जो तरंग आती है वो आती है रेडियो तरंग। कौन सी आती है? रेडियो तरंगे। फिर आती है सूक्ष्म तरंगे। कौन सी आती है? सूक्ष्म तरंगे। फिर आती है देखो रेडियो मिर्ची, आई, आई मतलब आवरक। मैं इसको अभी मैं ट्रिक से याद करके आपको बताऊंगा अभी। आवरक तरंगे क्या आती है? आवरक तरंगे। फिर आता है अपना प्रकाश, लाइट। क्या आता है? प्रकाश, अपनी लाइट आती है यहाँ पे। ठीक है, फिर प्रकाश के बाद आता है अपनी मतलब देखो मैंने यहाँ पे रेडियो मिर्ची, आई लव यू, अल्ट्रा वायलेट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट वेव्स, पराबैंगनी तरंगे। रेडियो मिर्ची आई क्या हो गया? लव यू हो गया। फिर आती है रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स मतलब एक्स रे। कौन सी किरणें आती है? एक्स किरणें। और फिर आती है गामा किरणें। क्या आती है? ये गामा, ये क्या आपका देखो गामा, आपको ये है गामा नहीं बनना ऐसा ना, ये है गामा किरणें, लास्ट में आती है गामा किरणें। देखिए इनको बोलते हैं इसमें रेडियो वेव। क्या बोलते हैं? रेडियो वेव। मैं इसको यहाँ लिख दूँ नीचे, इधर से इधर जा रहे हैं अपन, इधर से इधर जाने के लिए अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इधर से इधर जाने पर आपका लैम्बडा मतलब तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तरंग दैर्ध्य घटेगा। तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तरंग दैर्ध्य घटेगी, तरंग दैर्ध्य घटेगी, लैम्बडा घटेगा। और तरंग दैर्ध्य घटा है तो आवृत्ति का क्या होगा? देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, v बराबर एफ इंटू लैम्बडा। किसी भी तरंग की
आवर्ती और तरंग दैर्ध्य का गुणनफल उसके वेग के बराबर होता है। अगर तरंग दैर्ध्य घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल तरंग के वेग के बराबर होता है। इसको तो बराबर में v लाना है। अगर तरंग दैर्ध्य घट रहा है तो आवर्ती क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कैसे देख लीजिए कि लैम्बडा बराबर v, क्या ऐसा कर दो, क्या लैम्बडा v बराबर, क्या v बराबर लैम्बडा घट रहा है तो इसको v बटा लैम्बडा बराबर s कर सकते हैं भाई। इसको लैम्बडा नीचे भेज दिया, तो अब लैम्बडा जब घट रहा है तो एस क्या होगा, बढ़ेगा। आया समझ में भाई, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो यहाँ से क्या होगा, आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी, यानी आवृत्ति बढ़ेगी। ये अपन बोलते हैं एफ, यानी एफ यहाँ पे बढ़ेगी। लिख लिया हिंदी में, आवृत्ति बढ़ेगी। अगर आवृत्ति बढ़ रही है तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, तरंग की जो ऊर्जा है वो भी क्या होगी, ऊर्जा मतलब ई, वो भी यहाँ पर बढ़ेगी। कोई डाउट, ये घटेगा, ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा। हमने इसको क्या किया, मैंने तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया है। अगर आप इसको इधर लिखोगे तो ये फिर बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। मैंने लिखा ही पहली बात है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के आधार पर वर्गीकरण। तो मैंने क्या किया, तरंग दैर्ध्य घटते क्रम में और आवर्ती के बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखा है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, v बराबर एफ लैम्बडा, जहाँ पे एफ होती है जो तरंग है उसकी आवर्ती, लैम्बडा तरंग की तरंग दैर्ध्य और v होता है तरंग वेग, तरंग का वेग। तो यहाँ से मैंने लिखा, यहाँ से बातें क्लियर है। तो ये हो गया विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। इसको याद कैसे करना देख लीजिए। देखो, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो वेव। क्या बोलते हैं इनको, रेडियो तरंगों को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो वेव, रेडियो वेव बोलते हैं। इनको बोलते हैं माइक्रोवेव। क्या बोलते हैं इनको, इंग्लिश में बोलते हैं इनको माइक्रोवेव। इनको बोलते हैं इंग्लिश में इंफ्रारेड वेव। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव। इसको बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइट, लाइट मतलब प्रकाश। इनको बोलते हैं यूवी रेज। यूवी रेज में से यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, कहने बोल दी। इनको बोलते हैं एक्सरे। क्या बोलते हैं, एक्सरे। एक्सरे आपने करवाया होगा, एक्सरे किरणें नहीं देखा, एक्सरे करवाया। ऐसा नहीं भाई, आप जैसे एक्सरे, मान लो आपकी हड्डी टूट गई, भगवान के टूटे नहीं किसी की, मान लो गलती से टूट गई, जैसे मेरी एक बार टूटी हुई थी, तो आप एक्सरे करवाने गए तो क्या ऐसा थोड़ी दिखता है वहां से एक्सरे में किरणें आती दिखती है, दिखता कुछ भी नहीं है, तो वही एक्सरे है। ठीक है, मतलब दिखाई नहीं देती है, इनविजुअल पार्ट दिखता, केवल ये लाइट है, बाकी आपको इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक्सरे इनको बोलते हैं गामा रे। क्या बोलते हैं इनको, गामा रे। तो याद कैसे करना, देखिए इसको बोलोगे रेडियो, आप एफएम तक सुन लोगे, एफएम जैसे रेडियो में के चलन है 94.3 माई एफएम, ऐसे 95 तड़का वगैरह बहुत सारे चलन होते हैं, विविध भारती, आकाशवाणी, जो भी है। तो देखो इसको बोलेंगे रेडियो। क्या बोलेंगे, रेडियो। माइक्रो को मैं यहाँ से एक वर्ड बना रहा हूँ मिर्ची। क्या बना रहा हूँ, मिर्ची। और आई का ले रहा हूँ आई, और लाइट का ले रहा हूँ एल, यू का ले रहा हूँ अल्ट्रा वायलेट का, इनको शॉर्ट में यूवी रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूवी रेज। इसका ले रहा हूँ यू, और यहाँ पे आई लव यू। इसको बोलेंगे जीरोक्स। जीरोक्स समझते हो, फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन क्या बोलते हैं, जीरोक्स बोलते हैं। और यहाँ पे जीरोक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गामा। गामा मतलब जी यानी गन, ऐसे से गामा, जी मतलब गामा और जी मतलब गन, गन मतलब बंदूक। तो याद कैसे करना है, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन, ऐसे याद करिए। आपको ट्रिक बता दी है, ऐसे इसको याद कर लीजिए, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन। ठीक है, रेडियो में रेडियो वेव, रेडियो वेव एंड रेडियो तरंगे। मिर्ची मतलब माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगे। आई मतलब इंफ्रारेड मतलब अवरक्त तरंगे। एल मतलब लाइट, लाइट मतलब प्रकाश। यू मतलब अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी तरंगे। जीरोक्स का एक्स, एक्स मतलब एक्सरे यानी एक्स किरणें। गन का जी, गन का जी मतलब गामा, गामा मतलब गामा किरणें। तो ये अपने कैसे किया, आवर्ती के घटते हुए क्रम के, सॉरी, तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम के आधार पर आवर्ती के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर वर्गीकरण कर दिया, और इसे बोलते हैं लाइट। इसे क्या बोलते हैं, लाइट। अब लाइट क्या होता है, तो देखिए लाइट होता है, यहाँ देखो लाइट में बना रहा हूँ, आप यहाँ देखिए, तो लाइट होता है विब्ग्यो। लाइट क्या होता है आपका, विब्ग्यो। तो लाइट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहीं पे, लाइट, LIGH, लाइट मतलब प्रकाश। ये क्या होता है, विब्ग्यो, VIBGYOR। वी मतलब वॉयलेट, वॉयलेट मतलब कौन सा, बैंगनी। आई मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। बी मतलब ब्लू, ब्लू मतलब नीला। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला। ओ मतलब ऑरेंज यानी संतरे जैसा, नारंगी जैसा, नारंगी कलर जैसा। आर मतलब रेड, रेड मतलब लाल। तो देखिए अगर अपन इधर से इधर जाते हैं तो इधर लैम्बडा घट, इधर लैम्बडा बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। इसको अपन यहाँ लिखेंगे उल्टा भाई। देखो VIBGYOR,
क्या लिखा हूँ यहाँ पे, VIBGYOR। क्यों लिखा मैंने सब, क्योंकि इधर देखो तरंग दैर्ध्य जा रहे हैं भाई, इधर यहाँ स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ से यहाँ जाने पर तरंग दैर्ध्य घट है, और अपने को पता है विबग्योर में इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। इनमें तरंग दैर्ध्य बड़ी किसकी है, इधर की, इधर मतलब रेड की है, तो रेड का आएगा इधर आएगा, वी उधर जाएगा, तो ये आपका हो गया विबग्योर, यही लाइट है। और इस स्पेक्ट्रम का ये भाग ही अपने को, ये जो प्रकाश है यही दिखाई यही अपने को दिखाई देता है, बाकी इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसको बोलते हैं अनएडर्थ स्पेक्ट्रम, इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ये हो गया आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आपको सब कुछ समझा दिया। आप इसको लाइट को विबग्योर से याद कर लीजिए, हिंदी याद करना है तो वी मतलब देखो इसका बैंगनी यानी बे, आई मतलब इंडिगो मतलब जामुनी, ब्लू मतलब नीला, जी मतलब हरा, वाई मतलब पीला, ओ मतलब ये लेमड़ा का बढ़ता हुआ क्रम है, लेमड़ा का बढ़ता हुआ, ओ मतलब ऑरेंज यानी बेंजा, नी है पी नाला नारंगी, और ये लाल। तो हिंदी में याद करते तो बेंजा नी है पी नाला, बेंजा नी है पी नाला। वैसे मेरे हिसाब से इंग्लिश बेटर रहेगी, विबग्योर से इसको आप याद कर लीजिए, और इतनी मीनिंग्स आपको आती है अच्छी तरह से, विबग्योर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम है, और स्पेक्ट्रम को याद करें ट्रिक मैंने आपको बता दी है, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन। ये तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम था, तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम था। ठीक है, इसको बना लीजिए, ये आपकी लाइट है, यही लाइट है, और इसी को प्रकाश अपन बोलते हैं, यानी ये भाग में दिखाई देता है। ठीक है, आते हैं तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो जिसकी तरंग दैर्ध्य, हाँ ये भी याद कर लीजिए, जिसकी तरंग दैर्ध्य मोटा मोटा याद कर लीजिए, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम है। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है अपने कई बार काम आएगी, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य फिक्स नहीं है, मोटा मोटा बोल लीजिए आपको, इसको बोलते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। जैसे आपकी बुक में लिख रखा है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, आपकी बुक में ये लिखा हुआ। ये कोई फिक्स क्लासिफायर नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप मोटा मोटा याद कर लीजिए 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताइए किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य 5600 एंगस्ट्रॉम, बताओ विद्युत किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य 5600 एंगस्ट्रॉम है, बताइए वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में कौन से भाग में स्थित है। तो देखिए 4000 से 8000 किस में आता है, लाइट, तो कहाँ है, ये लाइट है। ठीक है, इनकी तरंग दैर्ध्य आपको लिखा दूंगा जब ये चैप्टर 7 पढ़ाऊंगी, वहां पे ये सारे डिटेल्स अपने पास। अभी आप सही याद रखिए, तो याद कर लीजिए, देखो आप कैसे बनाओगे, पहले ये स्पेक्ट्रम बना, ये लिख दिया आपने, ये सब कुछ लिख दिया, उसके बाद ये लाइट लिखोगे, उसके बाद ये क्या, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कहाँ से 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, मोटा मोटा यहाँ तक आप याद कर लीजिए, कोई फिक्स क्लासिफायर नहीं, तो आगे पीछे हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे आपकी बुक में 3008 से 7800, तो ये होगा आपका किसका, प्रकाश के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश किरण स्पेक्ट्रम आपको बता दिया, तो आगे हम डालिए प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। ठीक है, अगर आपने उसको आप नोट नहीं किया तो वो से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे लिखिए प्रकाश किरण, प्रकाश किरण या लाइट रे, लाइट, ये क्या होता है, प्रकाश किरण लाइट, एक मिनट, तो प्रकाश के देखिए प्रकाश अपना किससे चलता है, प्रकाश हमेशा अपना सीधी रेखा में, जैसे मान लो आप कार्डबोर्ड ले लीजिए, या मान लो बोर्ड में इसका अगर होल कर दूं, छेद कर दूं, और यहाँ से टॉर्च से लाइट डालूं, तो क्या जाएगा, सीधी रेखा में जाएगा। लेकिन अगर प्रकाश प्रकाश के से पहले अपन पढ़ते हैं प्रकाश की, क्या पढ़ते हैं, प्रकाश की परिभाषा लिखनी है अपने, प्रकाश की क्या है, प्रकाश की, इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिक्स। तो ये क्या चीज है, तो देखिए इसके बारे में, प्रकाश का अध्ययन ही प्रकाशिकी कहलाता है। क्या हुए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकाश और प्रकाश के गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। आप अपनी भाषा में लिखोगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकाश व इसके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। लिख लोगे, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, प्रकाश का अध्ययन ही, प्रकाश का अध्ययन ही प्रकाशिकी कहलाता है, प्रकाश का अध्ययन ही प्रकाशिकी कहलाता है। आप पूरा शब्द ये भी लिख सकते हो कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकाश व इसके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। तो प्रकाश, स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स, प्रकाश का अध्ययन ही प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक अब ओके लिख लिया होगा। आगे देखिए, प्रकाशिकी को मैंने दो भागों में बांटा, कितना बांट रखा है, दो भागों में। तो आगे लिखते हैं प्रकाशिकी, क्या लिखोगे, तो प्रकाशिकी के दो भाग है। कितने भाग है प्रकाशिकी के, ऑप्टिक्स को अपन ने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहले को अपन बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, यानी
किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। और इसका दूसरा नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी, ठीक है। और एक होती है तरंग प्रकाशिकी। क्या होती है? तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको? वेव ऑप्टिक्स। इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको? वेव ऑप्टिक्स। और इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स। अब दोनों डिफरेंस क्या है? ये अपना चैप्टर 11 है, ये अपने 11वें चैप्टर में, और ये अपने 12वें चैप्टर में। 11 में सारा ये पढ़ना है और 12 में तरंग प्रकाशिकी पढ़नी है। तो देखिए, किरण प्रकाशिकी का दूसरा नाम ज्यामितीय प्रकाशिकी हो, ठीक है, क्योंकि ज्यामिति यहाँ पे सारे नियम लग जाते हैं इससे। तो देखिए, किरण प्रकाशिकी, जब प्रकाश, देखो प्रकाश जिन वस्तुओं पर गिरता है उन वस्तुओं का आकार अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत बड़ा हो तब हम पढ़ते हैं किरण प्रकाशिकी। जैसे कि मान लो जैसे प्रकाश किसी, जैसे मिरर है, मिरर की लंबाई 1 सेंटीमीटर, कितनी लंबाई? 1 सेंटीमीटर। और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। अभी बताइए 8000 एंगस्ट्रॉम। तो 1 सेंटीमीटर के सामने 4000 एंगस्ट्रॉम तो बहुत छोटा है ना, छोटा ही भाई। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर। अगर आपको 10 की घात से गुणा भी कर दोगे तो अगर मीटर में 10 किया तो कितना हो जाएगा? 4000 इंटू 10 की घात, अगर सेंटीमीटर तो 10 की घात -8 सेंटीमीटर, ये बनेगा। तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 8, यानी ये बन जाएगा 4 इंटू 10 की घात -10 की घात कितना? 10 की घात 4, 10 की घात -5। अब देखिए ये छोटा कि ये छोटा, तो छोटा तो ये होगा ना, यहाँ पे 10 की घात -5 है, यहाँ पे 10 की घात -2 ही अगर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 10 की घात -5 सेंटीमीटर, तो छोटा कौन हो? सॉरी, छोटा कौन हो गया? तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो जब प्रकाश उन वस्तुओं पर गिरता है जिनकी साइज या जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत बड़ा हो तो उस टाइम पढ़ते हैं तरंग किरण प्रकाशिकी। क्या पढ़ते हैं? किरण प्रकाशिकी, ठीक है। चलिए जब लिखिए इसमें, जब प्रकाश, लिखिए किरण प्रकाशिकी में कि जब प्रकाश उन वस्तुओं पर गिरता है, उन वस्तुओं पर गिरता है जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत बड़ा हो, तुलना में बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हो, उस तरह क्या पढ़ते हैं? उस तरह पढ़ते हैं किरण प्रकाशिकी। क्या पढ़ते हैं? उस तरह पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी, ठीक है। आगे समझने, जब प्रकाश जैसे उन वस्तुओं पर गिरे जिनका आकार प्रकाश की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य उसकी तुलना में बहुत बड़ा हो तो उस टाइम पढ़ते हैं किरण प्रकाशिकी या रे ऑप्टिक्स, जो इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब मोटा मोटा देख लीजिए, यहाँ अपन पढ़ने वाले क्या है? यहाँ अपन पढ़ने वाले से प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन। इसमें भाई चैप्टर नंबर 11 का परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, और इनसे संबंधित घटनाएं, और फिर अपने जैसे मानव नेत्र, आपका जो आंख है वो मानव ह्यूमन आई, और आगे फिर प्रकाश के जैसे सूक्ष्म प्रकाश के उपकरण है, सूक्ष्मदर्शी है। क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप है, दूरदर्शी आपका टेलीस्कोप है, इत्यादि इसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ये डिफरेंस है हमने यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो ये घटनाएं होती है वो अपने को डेली लाइफ में दिखाई देती है, ये जो अपन डेली लाइफ में होती है वो दिखाई देती है। यहाँ जो घटनाएं होती है इसकी पहले होगी कि प्रकाश जब उन वस्तुओं पर गिरे जिनका आकार प्रकाश की तरंग, जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कोटि का हो, जैसे मतलब जैसे मान लो इसकी जो वेवलेंथ है कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो इसी जैसे मतलब इसके आसपास क्यों? मतलब बहुत छोटे, बहुत, जैसे मान लो आपने उंगली आपने ऐसे मतलब दबा ली, अब इसको देखो लाइट के पास लेकर कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे यार मान लो आपका 2 ब्लेड्स है, उनको आप चिपका के रखिए, तो इनमें से जैसे लाइट आएगी ना वो आपको ऐसे ब्राइट डार्क ऐसा बन जाएगा स्पॉट, ठीक है। अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, आगे समझ आएगा धीरे। तो देखिए क्या लिखेंगे? जब प्रकाश, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश उन वस्तुओं पर गिरता है, उन वस्तुओं पर गिरता है जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो, जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, वो मैंने आपको बता दिया कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। जब प्रकाश उन वस्तुओं पर गिरता है जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो, तो उन्होंने पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ते हैं? वेव ऑप्टिक्स। और यहाँ पर पढ़ने वाले क्या है? यहाँ पे पढ़ेंगे व्यक्तीकरण। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तीकरण, वाईडीएससी को बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्शन, यानी यंग का द्विस्लिट प्रयोग, विवर्तन। क्या पढ़ेंगे? विवर्तन और
ध्रुवम, या अपन ये पढ़ने वाले। ये घटनाएं भी डे लाइफ में होती है, लेकिन अपने को ये अपनी आंखों से दिखाई अपने को नहीं देती। होता सब कुछ ये भी है, ये भी है डे लाइफ में, लेकिन ये अपने को दिखाई नहीं, जब हमें दिखाई देता था। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। प्रकाशिकी को दो भागों में बांट रखा है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी के अंदर बांट रखा है। जब यहाँ पे जब साइज जो ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा हो और यहाँ पे साइज प्रकाश की तरंग की कोटि का उसी ऑर्डर का हो, जैसे यहाँ पे साइज कितनी है 10 के, जो ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या है 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इस रेंज में जो है इसके आसपास जो है, इसके जस्ट आसपास वहां पर पढ़ते हैं क्या, वहां पढ़ेंगे अपन तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटा एक आइडिया हो गया। आगे लगा लीजिए प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण क्या है, लाइट, या आपने नोट नहीं किया तो और ये नोट इसको कर लीजिएगा, यहाँ ये पढ़ेंगे, यहाँ जरूरी नहीं, देखो परावर्तन यहाँ भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, तो यहाँ भी इनको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। मेन डिफरेंस ये वाला है, ये वाला कोटि वाला साइड वाला। चलिए आगे, प्रकाश किरण क्या है, लाइट। देखो आगे हम लगा दीजिए प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। तो देखिए प्रकाश किरण क्या होगा, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश के सीधी रेखा में गमन पथ को, गमन का जो रास्ता है, जिस रास्ते में चल रहा है सीधी रेखा में, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। तो देखिए प्रकाश किरण लाइट रे, तो लिखेंगे प्रकाश के सीधी रेखा में, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन पथ को, गमन चलने का रास्ता है, गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। कि लाइट है वो हमेशा सीधे रास्ते में चलती है, और जो इसका चलने का जो रास्ता उसे मैंने नाम दे दिया लाइट रे प्रकाश किरण। ठीक है, ये दिखाते कैसे, एरो से दिखाता है। ये किसको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि तरंग संचरण की चलने की दिशा को बता रहे, तो ये आपकी प्रकाश किरण। फिर आगे आते हैं प्रकाश पुंज। क्या आता है, प्रकाश पुंज मतलब बंडल ऑफ रेज, बंडल ऑफ रेज की बहुत सारी प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश पुंज बोलते हैं। लिखेंगे आगे इसमें प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोलते हैं, प्रकाश पुंज। जैसे मेरे पास सूर्य से यहाँ लाइट आती है तो कैसे आई है, वो बंडल यानी पुंज के साथ आई है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। डायग्राम में बात करें तो बहुत सारी किरणें, जैसे बहुत सारी किरणों को अपन एक साथ, ये वाला प्रकाश पुंज। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यहाँ तक आपको समझ आ गया, अभी तो मैंने बेसिक पढ़ लिया ढंग से। क्लियर, आगे हम लगा लीजिए प्रकाश का परावर्तन। क्या, प्रकाश का परावर्तन, जो आपने छोटी बहुत क्लास में पढ़ा दिया होगा। एक मिनट, तो देखिए आगे लिखिए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए आगे परावर्तन क्या होता है, 10 पढ़ रखा है, फिर भी प्रकाश का परावर्तन। अब आपका चैप्टर ढंग से स्टार्ट हो गया, अभी तक बेसिक चल रहा था। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए होता क्या, जब प्रकाश किसी ऐसे पथ पर गिरे, चिकने पथ पर गिरते, देखो पहले प्रकाश की बात करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर, मान लो कोई आपके ये कोई वस्तु है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, मैं इसको बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये कोई वस्तु, देखो अगर इसको प्रकाश गिरेगा तो इसका कुछ भाग तो क्या होगा, कुछ भाग इसका, मान लो यहाँ से प्रकाश किरण आया है इसके ऊपर, तो कुछ भाग यहाँ वापस चला जाएगा, कुछ भाग को खा जाएगा, अवशोषित कर लेगा, कुछ का क्या हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा परावर्तित। क्या हो जाएगा, परावर्तित, इसको अपन बोलेंगे परावर्तित। कुछ भाग ये क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, क्या कर लेगा, खा जाएगा उसको, नष्ट कर लेगा, नष्ट नहीं अवशोषित कर लेगा, और कुछ भाग इसका बाहर निकल जाएगा, कुछ भाग इसका, इसको अपन बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तन। यानी जब प्रकाश की सतह पर गिरता है तो 3 क्रियाएं होती है, परावर्तन, अवशोषण और अपवर्तन। परावर्तन, अवशोषण और अपवर्तन। देखो परावर्तन किरण आई और यहाँ पे टकराई और वापस चली गई। अवशोषण क्या होता है, वो अवशोषित कर लेगा, जैसे आपकी वजह से किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तो वस्तु गर्म हो जाती है, तो गर्म क्यों हुई, तो उसने प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया है ना, और उसको किसने चेंज कर दिया, उसको हीट में चेंज कर दिया, उष्मा में परिवर्तित कर दिया, ये हो गया अवशोषण। और फिर होता है कुछ भाग, जैसे मान लो प्रकाश किसी ऐसे तरह गिरा है जो आर पार, जिसके ऊपर आर पार देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट, जो पारदर्शी हो, उसका सारा का सारा भाग बाहर निकल जाता है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, सारा सब कुछ 100% कुछ भी नहीं होता है,
कुछ भाग अवशोषित होता है, कुछ भाग परावर्तित होता है और कुछ भाग अपवर्तित होता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा मान रहे हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने परत पर गिरता है तो जिस माध्यम से वो आ रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और प्रकाश की इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो पहले आप परिभाषा लिखिए, आपको समझ में आएगा 100%। तो पहले आप परिभाषा मेरे साथ लिखिए, मैं लिख रहा हूँ और आप भी मेरे साथ लिखोगे। तो परिभाषा क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है, क्या लिखा बोल रहा हूँ मैं, लिखिए मेरे साथ। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है, पृष्ठ कैसा बिल्कुल चिकना है, स्मूथ सरफेस है बिल्कुल, किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है, गिर रहा है, यानी आपतित जिसको बोलते हैं गिरना, आपतित हो रहा है। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग, पूरा तो नहीं, अधिकांश मतलब मैक्सिमम, अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी वापस बैक हो गया, लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है, जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है, जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई डाउट इसके अंदर कि जब प्रकाश किसी ऐसे पृष्ठ पर गिरे जो बिल्कुल स्मूथ है, उसका अधिकांश भाग, पूरा 100% नहीं, कुछ वो अवशोषित तो कर लेगा, ऐसी बात नहीं, पूरा तो नहीं जान लेगा, ठीक है। इसी कारण क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई और परिभाषा मेरे साथ आप लिख ली होगी। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं अपने पास ये कोई सतह है, ठीक है, मान लो कोई समतल दर्पण, मान लेते कोई समतल दर्पण, इसको मैंने पेंट कर दिया, इसको बोलेंगे परावर्तक, ये इसका बन जाएगा मीन परावर्तक सतह बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह बोल देते हैं, परावर्तक सतह। और मान लो यहाँ से अपनी लाइट ऐसे आई, यहाँ पे लाइट आई और यहाँ पर टकराई, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज, ठीक है। यहाँ आएगी, टकराएगी, तो ये क्या है, यहाँ से वापस जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में चली जाएगी, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे या आर रे, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं अभिलंब, क्या बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ बनाते हैं अभिलंब। ये अभिलंब वाले क्या है, इस सतह से 90 डिग्री पे, कहाँ से, इस सतह से 90 डिग्री पे, यानी अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। नॉर्मल इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं NORM, नॉर्मल। इसको रिफ्लेक्टेड रे, इसको इंसिडेंट रे। अब देखिए क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, इस कोण को हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। आई का मान मतलब है इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है? आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण। क्या? आपतित किरण व अभिलंब के बीच का जो कोण है उसे बोलते हैं क्या? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण आई। और इसको बोलते हैं आर। ये आर क्या है? ये आर है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ये हो गया आपका इसके बारे में जानकारी, ठीक है। ये ध्यान रखना, आई कहाँ से, आई है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और आर है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, और ये यहाँ से 90 डिग्री है, ये अभिलंब की सतह से 90 डिग्री है। तो ये आप डायग्राम बनाइए, फिर इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। क्लियर यहाँ तक? हो गया, बना लिया, ठीक है। आगे देखिए, ये बात आपको समझ आ गई है। आगे देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। क्लियर यहाँ तक? यही परावर्तन नियम। तो आगे हेडिंग लगा लीजिए, डायग्राम आपने बना लिया होगा, मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। नेक्स्ट हेडिंग अपना है परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला नियम यही है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसी को शब्दों में लिखेंगे, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? लिखिए, पहला नियम है आपतन कोण आई, आपतन कोण आई। आई को इसलिए बोले, आई मतलब इंसिडेंट,
इंसिडेंट का ले लिया अपन ने आई, तो आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं, ये पहला नियम है किसका, रिफ्लेक्शन। प्रूफ भी करेंगे, लेकिन प्रूफ इसको करेंगे अपन हाइजेंस सिद्धांत से चैप्टर नंबर 12 के अंदर, ठीक है। अब आप लिख लीजिए कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं, अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या आपका परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम समझाते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बोला मैंने, आपतित किरण, परावर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपको समझाता हूँ, एक बार मैं पेन और लूँ थोड़ा सा। इसका मतलब ये देखिए, मान लो अपने पास ये आपतित किरण, मान लो आपके पास ये आपतित किरण, ठीक है, और ये रेड पेन, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। मैं इस मार्क को बना दूं मैं, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, आना समझ दिख रहा होगा। और ये जो रेड पेन है, ये अभिलंब है। तो ये तीनों एक ही तल में होंगे, ऐसा नहीं है कि अभिलंब ऐसे बाहर हो, ऐसा नहीं है, या जैसे ये रे इधर हो, ये किरण इधर हो, ऐसा नहीं, तीनों एक ही तल में, ऐसे एक ही तल में। जैसे ये रख दिया, ये बनेगी आपकी आपतित, ये मान लो आपतित किरण है, या आपकी परावर्तित किरण, क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा, ठीक है। ये तीनों एक ही तल में, जैसे यहाँ पे एक है इस बोर्ड के तल में, ऐसा नहीं है कि अभिलंब इधर बाहर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। आया समझ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम लिख लीजिए, दूसरा समझ में आपको आ गया होगा। तो दूसरा नियम आप लिख लीजिए, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चल कोई लिख लो, क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। बात क्लियर, समझा दे मैंने आपको पहले के, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया परावर्तन, ठीक है। परावर्तन के बारे में ये ध्यान, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ठीक है, और तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ, यहीं पे सवाल देख लीजिए। सवाल ये है कि मान लो आपके ये है परावर्तक सतह और यहाँ पे किरण आ रही है, इसको मान लो आपतित किरण है, और यहाँ अभिलंब, यहाँ कितना है, अभिलंब, और ये मान लो परावर्तित किरण है। मान लो ये कोण 30 डिग्री, ये कोण कितना है, 30 डिग्री। तो मान लो ये कोण आई है और ये कोण आर है। तो बताइए कोण आर का मान, सवाल लिख लीजिए, बताइए कोण आर का मान निकाल लीजिए। कोण आर का मान कैसे निकालोगे, देखिए, क्या 30 डिग्री होगा, 30 हो गया, नहीं 30 नहीं होगा। अब देखिए कैसे किया इसको, बढ़ाओ यहाँ से। सवाल ये कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, आप समझ लो, ये अभिलंब, ये अभिलंब को मैं एंड को नॉर्मल से दिखाता हूँ। तो देखो ये 30 है, तो ये कितना आएगा, 60, आएगा मान कितना आएगा, कोण आई कैसे मान 60, क्योंकि ये पूरा कितना होता है 90, ये कितना हो गया 30, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और अपने कितना मान चाहिए, आर का, तो हम जानते हैं परावर्तन नियम से कोण आर बराबर कोण आई, तो कोण आर का मान कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक आया समझ। एक छोटा सवाल, आगे बात करते हैं अपन परावर्तन के प्रकार, ठीक है। यहाँ पे वैसे आगे बुक में 12th में नहीं रखा परावर्तन, ठीक है, आपको बताता हूँ। फिर आगे लिख लीजिए परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के दो प्रकार है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन जब प्रकाश की समतल दर्पण किसी सूर्य किसी स्रोत से प्रकाश डाले तो परावर्तन के नियमानुसार फिक्स दिशा में, देखिए आगे लिखिए, परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है, नियमित परावर्तन। ये क्या चीज, देखिए कि मान लो कोई सतह, प्लेन सतह, और यहाँ पे प्रकाश आया, मान लो यहाँ पे टकराया और यहाँ पे टकरा के वो इधर चला गया, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश आया और टकरा के इधर चला गया, यहाँ पे प्रकाश आया और टकरा के इधर चला गया। मान लो यहाँ पे लाइट आई, टकरा के इधर चली गई। तो यहाँ पे क्या है, नियमित परावर्तन है, प्रकाश जब किसी मान लो समतल दर्पण पर किसी मतलब सूर्य का प्रकाश किसी स्रोत से प्रकाश डाले तो परावर्तन के नियमानुसार एक निश्चित दिशा में परावर्तित होता है। इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। एक होता है विस्तृत परावर्तन। क्या होता है, विस्तृत परावर्तन। इसकी परिभाषा जो मैंने बोली आप लिख लेना, विस्तृत परावर्तन
वर्त। ये क्या होता है, मान लो प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर आ रहा है, किसी चिकना पृष्ठ नहीं, किसी खुरदरे पृष्ठ पर, मान लो कोई खुरदरा पृष्ठ, और यहाँ पे लाइट गिर रही है, यहाँ पे लाइट गिर रही है, लाइट क्या होगा, एक जैसे मान लो यहाँ पे लाइट आई, वो मान लो इधर चली गई, यहाँ पे लाइट आई, मान लो इधर चली गई, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स दिशा नहीं, मान लो यहाँ पे लाइट आई, यहाँ पे लाइट आई और मान लो इधर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं विस्तृत परावर्तन, यानी प्रकाश का खुरदरे सतह, जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह पर आपतित होता है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, इसी को बोलते हैं विस्तृत परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और अधिकांश वस्तु अपने को इसी से दिखाई, जो अपने वस्तु ज्यादातर जनरली इसी से दिखाई देती है। अगर मान लो यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखे, यहाँ से मान लो लाइट सोर्स रखे, तो यहाँ मान लो अपनी आंख मान लेते हैं, यहाँ अपनी आंख, तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ लाइट सोर्स दिखेगा, जबकि यहाँ मान लो लाइट सोर्स रखे और तो यहाँ अपनी मान लो आई है, यहाँ अपनी क्या है, आई है, तो अपने को यहाँ पे सतह दिखेगी। जैसे आप किसी आपके जैसे क्लास में बोर्ड लगा हुआ, आप उस बोर्ड को देख पा रहे हो, तो किसकी वजह से देख पा रहे हो, इसके डिफ्यूज विस्तृत परावर्तन की वजह से। ठीक है, ये चिकने सतह से परावर्तन और ये खुरदरे सतह से परावर्तन। आगे यहाँ से बात की है, आगे कौन है, आगे लिखते हैं अपन, क्या इतना हो गया। आगे बात करते हैं दर्पण के बारे में, इसके बाद हमारे पास पहले परावर्तन नियम हो गया लिखते, तो आगे लिखिए दर्पण, क्या लिखोगे, दर्पण। नेक्स्ट लिंग दर्पण, मिरर। नेक्स्ट लिंग आपकी आएगी दर्पण, या उसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं उसको मिरर बोलते हैं। तो थोड़ी सी मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। हेडिंग आप कर रहा होगे दर्पण, याद कीजिए, आपने पहले 10th क्लास में पढ़ रखा है दर्पण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिरर। दर्पण कितने प्रकार होते हैं, 2, समतल और गोलीय। तो लिख लीजिए दर्पण क्या होता है, किसी अगर पारदर्शी सतह को अपन एक तरफ से पेंट कर दे तो क्या बन जाएगा, अपना दर्पण बन जाएगा। एक मिनट मार्कर में डालता हूँ थोड़ी। तो देखिए दर्पण क्या है, अगर लिख लीजिए परिभाषा लिखने दो, यदि किसी पारदर्शी पदार्थ के एक तरफ कलर कर दिया जाए तो वो दर्पण बन जाता है। दर्पण कितने प्रकार होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, समतल दर्पण, पहला कौन सा, समतल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। दूसरा कौन सा, गोलीय दर्पण। तो देखिए पहला अपन पढ़ते हैं समतल दर्पण, क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण तो क्या लिखेंगे, वो दर्पण जिसका परावर्तक पक्ष समतल हो, वो दर्पण जिसका परावर्तन पक्ष कैसा हो, समतल हो। लिखेंगे वे दर्पण, या वे दर्पण जिनका परावर्तक पक्ष, वे दर्पण जिनका परावर्तक पक्ष, परावर्तक पक्ष क्या हो, समतल हो, क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाते हैं। परावर्तक पर समतल हो, समतल दर्पण कहलाते हैं। ये तो हो गया आपका समतल दर्पण की परिभाषा। ठीक है, मान लीजिए कोई समतल दर्पण ये, और ये इसका देखिए यहाँ पे इस बार मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको अपने कोई कलर कर दिया, पेंट कर दिया, क्या कर दिया, पेंट, और ये इसका है परावर्तक, ये इसका क्या है, परावर्तक सतह। यहाँ से लाइट आई तो यहाँ से वो क्या हो जाएगी, जैसे मान लो यहाँ से लाइट आई तो जैसे मान लो यहाँ पे गई और ऐसे आ गई, ये हो गया इसका, इसने क्या कर दिया, परावर्तन, यहाँ क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए कि मान लो लाइट ऐसे अभिलंबवत आपतित हो रही है तो क्या होगा, ये भी आपका परावर्तन का सवाल है कि मान लो लाइट ऐसे अभिलंबवत, इसको बोलते हैं अभिलंबवत आपतन, क्या बोलेंगे इसको, अभिलंबवत आपतन। तो इस टाइम क्या होगा बताइए, इस टाइम आई का मान कितना होगा, कोण आई का मान कितना होगा, कोण आर का मान कितना होगा, बताइए। अगर लाइट ऐसे आ रही है तो कोण आई मतलब आपतन कोण का मान क्या होगा और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए आपतन कोण की परिभाषा क्या थी, आपतन कोण था आपका आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण। अब यहाँ पे बात देखें ध्यान से, तो यही तो अभिलंब है और यही आपतित किरण है, यही अभिलंब यही आपतित किरण, तो कोण कितना बन गया, 0, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब दोनों कोइंसाइड हुए, एक साथ हो गए, एक जगह हुए, और तो आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण कितना होगा, 0, क्योंकि परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 होते, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए अगर लाइट अभिलंबित आपतित होगी तो जैसे आई थी वैसे ही वापस पलट जाएगी, तो आप ये चीज भी ध्यान रखिए, चीज अपने काम आएगी। ठीक है,
एक बार इसका एग्जाम्पल डाल के लिख लीजिए, या आपने डायग्राम बनाया उसके बराबर में डायग्राम बना लीजिएगा। तो ये हो गया आपका समतल दर्पण। आगे पढ़ते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, यहाँ तक आगे लगा लीजिए। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे इमेज, फोटो, जैसे आप सामने मिरर के सामने खड़े होते हो तो अभी फोटो दिखाई देती है, आपका प्रतिबिंब है। और बिंब क्या है? यहाँ पे दो चार नाम और आएंगे। जहाँ पे मैं बिंब बोलूंगा उसका मतलब होगा वस्तु। बिंब का यहाँ पे क्या है? वस्तु। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब का मतलब होगा फोटो, इमेज। प्रतिबिंब का मतलब क्या होगा? इमेज या फोटो या हैश, जैसा होना चाहिए। तो दो चार वर्ड्स आपको काम में यहाँ पे याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग अपना क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो पहले बात करते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है। इसमें फिर से लगा लीजिए प्रतिबिंब। क्या लगाओगे? प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब इंग्लिश में बोलेंगे इमेज। तो किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम अपने को दो किरणें चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? दो किरणें। अभी लिखिए, समझ आएगा। क्या लिखिए? किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए, किसी भी प्रतिबिंब के, किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए, किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से मैक्सिमम जितने आपकी मर्जी होती लीजिए, कम से कम दो चाहिए। कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। जितना आवश्यकता होती है। फिर आगे बात करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक तो जो अपन दिखाई दे वास्तविक, एक होता है आभासी। प्रतिबिंब के प्रकार, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। ये कब होता है? जब किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, सीधे नहीं होते। क्या होते हैं? उल्टे। लिख लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज। जब किरणें, जब प्रकाश किरणें, यहाँ पे किरणों का मतलब प्रकाश किरणें है ना। जब किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, जब किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर, साथ लिख करना, किसी बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किरणें वास्तव में मिल रही तो प्रतिबिंब वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव यानी हमेशा कैसे बनेंगे? उल्टे बनेंगे, सीधे नहीं। जो भी अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, सीधा हमेशा आभासी होता है, यानी काल्पनिक। क्या लिखोगे आगे? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। इसमें कोई डाउट? उल्टा बनेगा। इमेज क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होगी। ठीक है, और इनको अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इनको अपन जो इमेज, जो पर्दा अपना उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनको पर्दे पर प्राप्त लिख सकते हैं, जिनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा प्रकार है आभासी, वर्चुअल इमेज। जो आपको, जैसे आप उसको छू नहीं सकते, उसको वर्चुअल इमेज काल्पनिक इमेजिनेशन। सिर्फ जैसे आप अपना जो इमेज है आप मिरर में देखते हो, क्या आप अपनी इमेज को पकड़ सकते हो? क्या? बिल्कुल नहीं पकड़ सकते हो, वो आभासी इमेज है। आगे लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। लिखिए नेक्स्ट, इसको यहाँ करता हूँ आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। इसका उल्टा, जब किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? आपका आभासी। और आभासी हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। लिखिए आगे आभासी प्रतिबिंब। क्या लिखोगे? आभासी प्रतिबिंब। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। इसमें वो क्या लिखोगे? जब प्रकाश किरणें, जब लिख लीजिए, जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश लिख लीजिए, जब प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है,
वास्तविक इस बिंदु पर नहीं मिलती, लेकिन आगे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, उल्टे। या परिभाषा पोज करके लिख लीजिए, और इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका इनके बारे में परिभाषा, लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब लिखिए समतल दर्पण से, वापस डाल दीजिए, उसको डाल दीजिए ऊपर से, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब इसमें पढ़ते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो देखिए, मान लेते अपने पास समतल दर्पण है, यहाँ अपने पास ये मान लेते हैं समतल दर्पण है। ये क्या आपका समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। और मान लो आपने यहाँ से कोई वस्तु रख दी, मान लो बिंदु साइज है, ऑब्जेक्ट रखा, तो जितनी दूरी पर इस दर्पण के सामने रखा होता है, इसका प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। ये बन गया इसका आई मतलब इमेज। ये दूरी कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक एल है, तो ये दूरी कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक एल। मतलब क्या हुआ कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु या बिंब रखा होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है। और कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु के आकार का ही बनता है, और पार्श्विक उल्टा बनता है। लिखिए इसमें परिभाषा, क्या लिखोगे, डायग्राम बाद में बनाना, क्या लिखोगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु, वस्तु का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, बिंब। जितनी दूरी पर वस्तु या बिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने रखी होती है, दर्पण के सामने रखी होती है, वह प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का, बिल्कुल सेम साइज वस्तु के आकार का आभासी, कैसा बनता है, आभासी, वह पार्श्व उल्टा, वह पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा मतलब दायां भाग, जैसे आप दर्पण के सामने करो, मिरर के सामने अपना तरह देख लो, आपका दायां भाग, दायां भाग क्या बायां दिखाई देगा, और बायां भाग क्या दिखाई देगा, दायां। पार्श्व उल्टा बनता है, पार्श्व विस्थापित, पार्श्व विस्थापित होता है, पार्श्व विस्थापित होता है। पार्श्व विस्थापित का मतलब यह है कि दायां भाग बायां दिखेगा और बायां भाग दायां दिखेगा। ठीक है, कितना देखिए, वापस देखिए डायग्राम, इसके बाद डायग्राम बनाओगे क्या, जितनी दूरी पर बिंब रखा है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। आभासी मतलब सीधा बनता है, कैसा बनता है, आभासी है ना, दर्पण के पीछे वस्तु आकार का आभासी, आभासी कैसा बनेगा, सीधा। आभासी का मतलब जहां आ गया, मतलब आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी सीधा, और पार्श्व स्थापित होता है, दायां भाग बायां सीधा। ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसको सिद्ध कर लेते हैं कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो अब सवाल लिख लीजिए, क्या लिखोगे कि सिद्ध कीजिए कि समतल दर्पण और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर उसके सामने बिंब रखा हुआ है। तो आप यह उतार लीजिए, और इसके बाद सवाल लिखिए, जिसको मैं आपको प्रूफ, ये दोनों दूरियां बराबर होती है, जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। ठीक है, इसको आ यहाँ से, चलो देखिए आगे सवाल, क्लियर है यहाँ तक। तो आगे सवाल देखिए, क्या क्वेश्चन लिख लीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या लिखोगे, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि समतल दर्पण में, सिद्ध कीजिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ऐसा नहीं आप दर्पण के पीछे मत देखना, यहाँ मेरा इमेज नहीं दिखा, वो इमेजिनरी है, वास्तविक तो है नहीं ना कि आप जाके पीछे देखो मेरा इमेज दिखेगा पीछे में। फिर कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मतलब इससे तो अंदर ही दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर बिंब, बिंब मतलब वस्तु, जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के
सामने रखा है, जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने रखा है। तो देखिए, ये देखिए सॉल्यूशन, मान लीजिए मेरे पास ये मिरर है, ये क्या है, दर्पण। मैंने क्या बोला था, तो किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो मान लेते हैं कि इसके सामने यहाँ पे इससे एल दूरी पर, इससे एल दूरी पर कोई वस्तु रखी है ओ, जिसको मैंने बिंदुवत, कैसा मैंने बिंदुवत आकार का मान लिया। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने को कम से कम कितनी किरणें चाहिए, 2 किरणें चाहिए। तो मान लो मैं एक किरण यहाँ से लेके गया, यहाँ इसका क्या होगा, परावर्तन, यहाँ इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, भाई दर्पण आ गया ना। तो मान लीजिए ये परावर्तन होगी, इधर चलेगी, ठीक है, ये आपतित कोण, ये परावर्तित कोण। तो यहाँ अपन क्या बनाएंगे, अभिलंब बनाएंगे, बिल्कुल। तो ये कोण मान लो थीटा है, ये भी कितना बनेगा, थीटा, क्योंकि आपतन कोण व परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी थीटा होगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक किरण तो ये, दूसरी किरण मान लेते हैं यहाँ से अपन लेके गए, ये कौन सा हो गया, अभिलंबवत आपतन। तो जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ये बात मैंने आपको बताई कि अगर किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0। 90 डिग्री नहीं है कि 90 समझ जाओ। आपतन कोण क्या था, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण था, न कि आपतित किरण और सतह के बीच का कोण। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मान लीजिए किरण यहाँ से गई, यहाँ से वापस आ गई, तो क्या किरणें वास्तव में मिली, वास्तव में बिल्कुल भी नहीं मिली। और जब किरणें वास्तव में नहीं मिलती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो क्या करें, तो इनको पीछे बढ़ा दीजिए, इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया, ऐसे मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया, और इसको ही मैंने ऐसे ऐसे करके इसको पीछे बढ़ा दिया, ऐसे पीछे बढ़ा दिया। तो पीछे बढ़ाने किसी बिंदु से मिली, इसकी बन गई इमेज। ये क्या, आपसे क्या बन गई, इमेज बनी। किरणें वास्तव में तो नहीं मिली, लेकिन पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा अपने को लग रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं मिली। तो जहां मिली वहां क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इसकी इमेज बनेगी। अपने को ये बताना है कि ये दूरी पे कितनी होगी, एल होगी। तो थोड़ी देर के लिए इस बिंदु को नाम दे दीजिए एम, और इस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं, क्या नाम दे, इस बिंदु को दूसरे को नाम दे दीजिए एम, ठीक है। अब देखिए, अगर ये कोण थीटा, ये थीटा, अगर ये चल भी कितना आएगा, थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण, दोनों क्या है, शीर्षा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने एकांतर कोण, सॉरी तो ये नहीं होगा, शीर्षा में बना। जब दो तिर्यक रेखा काटे तो दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कितना होगा, थीटा। अब देखिए, अगर ये थीटा भी कितना आएगा, थीटा, ये दोनों क्या बन गए, एकांतर कोण, ये दोनों समांतर, ये थीटा आ गया। अब देखिए त्रिभुज, दो त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट सर्वागम सिद्ध कर देते हैं। और सर्वागम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप जानते हो 9th क्लास से आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, और बिल्कुल पढ़ के आए हो आप, सबने पढ़ी, अब कोई भूल गया उसको मैं बता दूंगा। देखिए दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज ओ एम एन, व त्रिभुज आई, व त्रिभुज आई एम एन में, एक त्रिभुज ओ एम एन और त्रिभुज आई एम एन। पहला एक ये कोण कितना होगा, थीटा, कि दोनों क्या बनेंगे, एकांतर कोण। तो पहली बात है मैं लिख दूं क्या, कि कोण एम ओ एन, कोण एम यानी ये वाला कोण इसके बराबर, कोण एम ओ एन बराबर कोण एम आई एन, ये इसके बराबर। ये दोनों में कॉमन है, यानी एम एन बराबर एम एन, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, पढ़ते थे 9th क्लास में। और ये उभयनिष्ठ, और दूसरी चीज यहाँ पे कौन सा बराबर है, ये, और ये दोनों, ये कौन दोनों में कितना है, ये 90, इसमें भी कितना है 90। दूसरा में तीसरी बात, ये दो होगी। तीसरी बात यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोण एंगल एन एम ओ, एंगल एन एम ओ बराबर एंगल एन एम आई, एन एम आई। तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है जिनके दो कोण बराबर, तीनों कोण बराबर है। ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, इसका भी ये थीटा, ये 90, 90 माइनस थीटा, तीनों कोण बराबर है। और एक साइड पर, इन दोनों में एक साइड कॉमन है, तो क्या बोल सकते हैं, ए ऐसे रूल से, बाई ए ऐसे रूल मीन एंगल साइड एंगल रूल से वो दोनों, जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों को अपन सर्वागम सिद्ध कर सकते हैं, सर्वागम देख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, ए एस ए रूल से, कौन से रूल से, ए ऐसे नियम से या ए ऐसे रूल से। ए से मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल मीन्स कोण, साइड मीन्स भुजा, यानी कोण भुजा कोण नियम से दोनों ट्रायंगल क्या प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट सर्वागम सिद्ध हो गए। तो लिख सकता है क्या, कि त्रिभुज ओ एम एन, त्रिभुज ओ एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या, आई एम एन, आई एम एन।
और आप जानते हो सर्वागतम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी बाई सी पी सी टी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्या बोला मैंने? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब लिख सकते हैं इनके संगत भाग क्या होंगे? बराबर। जितना ओम होगा उतना ही आई ओम होगा। अतः अपन बोल सकते हैं कि ओ एम बराबर एम आई, ओ एम बराबर एम आई। अगर ये एल है, ये भी कितना होगा? ये अपन ने सिद्ध कर दिया, हैंड प्रूफ, इति सिद्धम। ये आपने सिद्ध कर दिया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर उसके सामने बिंब रखा हुआ। इधर यहाँ तक आगे सवाल कीजिए कि मान लो कि एच ऊंचाई का आदमी है, वो अपने फुल इमेज देखना चाहता है, तो उसे कम से कम कितने लंबाई के मिरर की या कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी? आगे सवाल लिखिए, या आपको नोट पॉज जिसको नोट कर लीजिएगा। हमने 10 क्लास में केवल 10 क्लास लंबा जो इसको कर रखा है, मैंने इसको आपको शॉर्ट में करवा दिया, ठीक है। पूरा आपको बुक में देने रखा, केवल डायग्राम आगे समझा रखा है, क्लियर। आगे लिखिए सवाल नंबर 2। सवाल में लिखूंगा नहीं, आपको सवाल समझा था और सवाल लिखेगा। करना क्या देखिए, सवाल यह है कि मान लो यहाँ पर एक बालिका है। क्या यहाँ पे? मान लेते हैं यहाँ पे एक बालिका या कोई मानो आदमी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? एच है। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी मानी अपन ने? इसकी ऊंचाई अपन ने एच मान ली। यहाँ पे कोई बालिका खड़ी है और यहाँ पे मिरर लगा है। यहाँ पे क्या लगा है? मिरर लगा है। बालिका क्या चाहती है? अपना प्रतिबिंब देखना चाहती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो सवाल यह है कि मान लो एच ऊंचाई के आदमी को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबाई के मिरर की आवश्यकता होगी, कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी, ठीक है। और मान लीजिए इसका सिर यहाँ पे है, इसकी आंख जो आई है यहाँ पे मान लीजिए बी पे आई है, और सी पे इसके चरण है, इसके पैर है, ठीक है। तो देखिए समतल दर्पण में देखना चाहती है, तो समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर इसके सामने। मान लीजिए दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी अपन एल मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? एल। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ लेते हैं? पीछे यहाँ बनेगा, तो ये बन गया इसका प्रतिबिंब। कितनी दूरी पे? एल दूरी पे। जितनी दूरी पे खड़ी है आगे उतनी दूरी पे, मान लो बालिका जो भी है, मेरे से बोल के मजाक में, मान लो जो भी आदमी कुछ भी, ये अपना फुल इमेज देखना चाहता है, तो इसे कितने लंबाई की मिरर की आवश्यकता है अपने को बताना है। देखिए ये आप अपना फुल प्रतिबिंब कब देख पाएगा? जब यहाँ से किरण आए वो टकरा के इसकी आंख में आ जाए, और इसके पैरों से किरण आए वो टकरा के इसकी आंख में आ जाए, तो देख लेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से किरण आ रही है, ऐसे वो किरण आ रही है, यहाँ से क्या होगा? परावर्तन होगा, और ये परावर्तित होकर इसकी आंखों में आ जाएगी। इसकी आंख में नहीं आ, मान ली इसकी बी यहाँ पे आंख है, और एच इसकी हाइट है, एच इसकी ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ तक एक काम। दूसरा काम, जो किरण यहाँ से इसके पैरों से चल रही है वो टकरा के कैसे भी इसकी आंखों में पहुंच जाएगी। यहाँ से किरण आई, ये टकरा के यहाँ चलेगी, यहाँ से किरण आई, टकरा के यहाँ इसके आंखों में चलेगी। तो मतलब इसको इतने मिरर की आवश्यकता है कि देखो यहाँ से किरण आ रही है, टकरा के यहाँ जा रही है, इसको इतने लंबाई की मिरर की आवश्यकता है। ये लंबाई अगर इतने लंबाई का मिरर पीछे देख सकती है, तो हम इसकी लंबाई निकालें। तो क्या करें? इसके हम कर लेते हैं कि क्या करें। अब देखिए आंख से आते हैं, अब आंख को तो ऐसा लगा कि किरण कहाँ से आ रही है? इधर से आ रही होगी। ये इसका क्या है? ए डेश है, ये इसका क्या है? बी डेश होगा, और इसका क्या होगा? सी डेश। मैंने एक की जगह ए डेश लिख दिया, बी की जगह बी डेश और सी की जगह सी डेश। तो आंख को तो ऐसा लग रहा है कि किरण कहीं इधर से आ रही, पीछे से आ रही, यानी किरण कहीं पीछे से आ रही, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी तो ऐसा लग रहा है कि किरण कहीं पीछे से आ रही है, ऐसा कहीं पीछे से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या कर लेते हैं? अपने ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच ली, ये क्या खींच अपने? लाइन खींच ली। मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, और ये पॉइंट आर है, ठीक है। अपने क्या कहते हैं? पी क्यू और क्यू आर। लाइन क्यों कहती? क्योंकि ये त्रिभुज बन गया, तो अपनी ये दूरी निकाल ले और ये दूरी निकाल ले, और पी क्यू प्लस क्यू आर क्या होगा? उस दर्पण की लंबाई होगी। तो मान लेते हैं ये एक्स और मान लेते हैं ये वाई है। अब ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को, इसको त्रिभुज बी पी क्यू और त्रिभुज बी ए डेश बी डेश को, ये बी डेश है, ये बी डेश आपका यहाँ। ध्यान से देखिए दोनों क्या है? समरूप है। दोनों समरूप कैसे? देखो इसमें ये कोण 90 डिग्री, ये कितना? 90 डिग्री। इसमें ये कॉमन, दोनों में ये कोण दोनों में कॉमन है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ट्राइंगल बी क्यू आर, बी पी क्यू, त्रिभुज बी पी क्यू समरूप है। स्वागत नहीं, समरूप है। इस बात किसके समरूप है? त्रिभुज बी ए डेश बी डेश। कैसे समरूप है? हम 10 क्लास पढ़ा होगा
कि जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो, दो कोण दोनों क्या हो, बराबर हो। अगर दो कोण बराबर, तीसरा अपने आप ही बराबर होगा, यानी डबल ए समरूपता नियम से। इसको ट्रिपल ए बोले तो भी कोई बुराई नहीं है। अगर दो कोण बराबर होगा, तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। तो डबल ए समरूपता नियम से, कहाँ से डबल ए कैसे, ये कोण 90, ये भी कितना 90। ये कोण दोनों में कॉमन है, किसमें, त्रिभुज बी पी क्यू में भी आ रहा है और त्रिभुज बी एडीएस बीडीएस में भी आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और आप जानते हो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो मैं क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं ये बटा ये, इसकी ये लंब, तो ये लंब क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी क्यू बटा क्या लिखेंगे, ए डेस बी डेस, इसको मैंने एक्स मान रखा है, बटा बटा बी बराबर बी क्यू बटा बी बी डेस, बी बी डेस। कैसे लिखा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, लाइन लिख देना यहाँ। अब देखिए पीक्यू में कितना मान रखा है, एक्स, तो यहाँ मैं इसके बाद लिख दूँ, यहाँ पीक्यू में कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, और एडेस बीडेस को मैंने एडेस बीडेस से रखा, थोड़ी देखिए। और देखिए बीक्यू क्या है, ये लंबाई, इसको मैंने कितना मान रखा है, एल, यहाँ से क्या लिखेंगे एल, और बी बीडेस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये एल, ये कितना बन जाएगा 2l, तो एल से कैंसिल, यानी क्या होगा एक्स अपॉन ए डेस बी डेस बराबर क्या होता है 1/2। तो यहाँ से ए डेस बी डेस बराबर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ए डेस बी डेस कितना आ गया, इसको तो गुणा कर लिया, 2x का आ गया। चलिए यहाँ तक आगे देखिए, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, ठीक है, बात करते हैं। अब देखिए त्रिभुज, इस वाले को, इस त्रिभुज को इस पूरे का साइड, किसको, त्रिभुज बी क्यू आर व त्रिभुज बी 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 डेस सी डेस समरूप है। क्यों, इसमें 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री, ये कौन दोनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी आ रहा है और इस पूरे में भी आ रहा है, ये और ये इस पूरे के साथ क्या है, समानुपाती है। त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज बी बी डेस, त्रिभुज बी क्यू आर, त्रिभुज बी क्यू आर व त्रिभुज बी बी डेस सी डेस में दोनों क्या है, समरूप है। आप लिख दीजिए, क्या लिखो, ये लिख दो सीधा, ये वो नहीं लिख रहा, कौन कौन रूप में यहाँ पे नहीं लिखा, समरूप दिख रहे हो, 10th क्लास में करते थे अपन, तो भाई इसका इसके बराबर इसके बराबर दिख रहा है, आपको लिख दीजिए, क्या लिखोगे, त्रिभुज बी क्यू आर समरूप है किसके, त्रिभुज बी बी डेस सी डेस, ठीक है। तो आगे वही तीन होता है, आप जानते होंगे, मुझे समरूप करने होता है, ठीक है। तो समरूप है तो क्या होगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, यानी ये बटा ये पूरा, क्या लिखते हैं यहाँ पे, बी क्यू अपॉन बी बी डेस, भाई इसका ये आधार है, इसका ये पूरा आधार है, बी क्यू बटा बी बी डेस बराबर क्या लिखेंगे, क्यू आर बटा बी डेस, भाई इसका ये लंब, इसका ये लंब। अब देखिए बी क्यू वाले में कितना मान रखा है, बी क्यू वन दे रखा है कितना, एल दूरी, यहाँ पे एल अपॉन बी बी डेस, बी बी डेस कितना है 2 है यहाँ पे। फिर किसकी बात करें, क्यू आर कितना है यहाँ पे y, यहाँ पे क्या बनेगा बी डेस सी डेस, यहाँ पे क्या बनेगा 1/2 बराबर वाई अपॉन बी डेस सी डेस, यहाँ से बी डेस सी डेस आपको मिल गया कितना 2y। कोई डाउट के अंदर बी डेस कितना मिल गया, ये मिल जाएगा 2y। अब ध्यान से देखें, तो जितना ये है उतना ही ए डेस, यानी अपन बोलते हैं ए बी बराबर ए डेस बी डेस, लेकिन समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार उतना है, जितनी वो ऊंचाई का उतनी ऊंचाई का बनेगा। और ये बराबर किसके, ये बराबर है किसके, ए डेस मैंने क्या लिखा, ये यहाँ पे देखो ए बी नहीं, ये पूरा कितना है ए सी, तो ए सी बराबर ए सी, जितना ये होगा उतनी इसकी इमेज होगी। क्लियर, सर को डाउट आपको लेना चाहिए, ये सी डेस और ये आपका ए डेस, ठीक है। ए में जहाँ बनी ए डेस, सी में जहाँ बनी सी डेस, बी में जहाँ बनी बी डेस, ठीक है। जितनी दूरी पर आगे ये है उतनी दूरी पीछे बनेगा। आगे समझे, ए डेस सी डेस, ए डेस बी डेस प्लस बी डेस सी डेस बराबर किसके है, एक्स की, भाई जितना ये होगा उतना ही होगा। और ए डेस बी डेस की वैल्यू कितनी है 2x प्लस बी डेस की वैल्यू कितनी आ रही है 2y बराबर कितना आ गया x, यहाँ से 2 कॉमन लिया अपन ने, तो x प्लस वाई बराबर x, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई अपने को x। और अपने कितना मिरर चाहिए, अपने यही चाहिए, अपने काम का जो मिरर है सीधा कोण से यही अपने काम का है, आया समझ में। तो फिर दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई किसके बराबर बताइए, दर्पण की लंबाई किसके बराबर है, x प्लस
वाई, और एक्स प्लस वाई का मान किसके बराबर है, एच बाई टू का। यानी यहाँ पे आपको याद देख लेना है कि एच लंबाई के आदमी को एच बाई टू लंबाई के मिरर की आवश्यकता होगी अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। और वैसे हमें दूसरे में दूसरे एच बाई की पोजिशन को बोलते हैं, अपना समझ आता है नहीं, ठीक है भाई, मैंने यही आपको एडवांस करवा दिया। वैसे आपके सिलेबस बुक में ये सवाल बिल्कुल नहीं रखा, आपको करना अच्छी बात सीख लीजिए। चलिए तो आप इसको नोट कीजिए, एक सवाल मैं आपको दूंगा, वो आपको घर से करके लाना है, घर से करके स्कूल थोड़ी लाओगे, करके ट्राई कर लेना और आंसर कमेंट बॉक्स में डालूंगा, ठीक है। या आपने नोट कर लिया होगा, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, पहला वो करवाया फिर करवा दिया आपको, तीसरा क्या है, तीसरा इसको डाले यहाँ से। तीसरा सवाल ये है, देखिएगा इसको डाला यहाँ से। तीसरा सवाल ये है कि यहाँ पर एक बालक खड़ा है, यहाँ पे एक बालक खड़ा है और यहाँ पे एक बालिका खड़ी है, कुछ ही समझ लीजिए। मानो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पीछे दीवार है, तो वो क्या चाहता है, दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। और यहाँ पे सामने मिरर लगा हुआ है, यहाँ सामने क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है। तो आपको इस मिरर की कितनी लंबाई थी और इस दीवार की आप ऊंचाई मान लीजिए x। सवाल समझ आ गया। और ये मान लीजिए जो ये आदमी है बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, ये दूरी डी, तो मान लीजिए दूरी कितनी है डी, ऐसा मान लीजिए। अगर ये दूरी डी तो कितनी है डी। आंसर कमेंट बॉक्स में क्या सवाल क्या है कि यहाँ पे एक दर्पण है, यहाँ पीछे दीवार है और एक आदमी, मान लो दीवार को अपन बोलते हैं, मान लो ये भी एक दीवार है और पीछे है कोई आदमी, ये यहाँ पे खड़ा है। तो इस आदमी को कितने दर्पण की आवश्यकता होगी उसकी पूरी की पूरी दीवार की इमेज देख सके। और इस बार सवाल क्या है कि बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। इस टाइम आंसर आपको बताना है, इसका आंसर एच बाई थ्री आएगा, आप निकाल के देखना, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना अगर आप कर लो तो। दूसरा सवाल यही है कि मान लो बीच में नहीं खड़ा, मान लो बीच में, इसमें उल्टा क्या करो, दूसरा क्या, मान लो ये आदमी इस बार बीचों बीच खड़ा था, मान लो बीचों बीच खड़ा नहीं, मान लो इस बार एग्जाम्पल जो भी आपका, ये आपका पहला होमवर्क। इसके बाद दूसरा होमवर्क क्या है कि मान लो ये दूरी ए है और ये दूरी आपकी मान लो बी है। अब दूरी क्या होगी, सॉरी अब इसकी दर्पण की लंबाई क्या होगी, इस तरह आपका आंसर शायद आना चाहिए बी एच अपॉन टू बी प्लस, निकाल के देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये दोनों सवाल आप करके प्रैक्टिस करके देखना, तरीका इसमें सेम यही लगेगा क्या कि ये देखना है जैसे कम से कम कितनी किरण, यहाँ किरण लाओ इसके आगे भेज दो, यहाँ से क्या उसके आगे भेज दो, सिमिलर ट्रायंगल देख लीजिए, समरूप त्रिभुज देख लीजिए और इसको सोल्व आप करोगे, ठीक है। सवाल समझ आपको आ गया होगा क्या क्या करना है, पहली बात बीच में, फिर दूसरी बात दोनों दूरियों को अलग अलग कर दीजिए। ओके भाई दोस्तों धन्यवाद, इस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई बात पूछने तो कमेंट बॉक्स में पूछना, इसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। ओके प्यारे बच्चों धन्यवाद।